बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मंडे का दिन, और मंडे के दिन जो है वो आगाज़ इसी तरह होता है कि आप सदक़े से किया करें। सदका भी देते रहना चाहिए इंसान को हमेशा। मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो इससे काफ़ी इनमें आसानी हो जाती है, और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ये अल्लाह के गज़ब को भी जो है वो कंट्रोल करता है सदका। तो इस हवाले से भी बात करूंगी और साथ साथ ये बात करूंगी कि मौला अली का फरमान मैं पढ़ रही थी कि हमारी जिस तरह बहुत ज़्यादा इस टाइम हालात हैं, हम देख रहे हैं हर तरफ परेशानी है, हर तरफ जो है एक अफरा तफरी वाला सामान है। उस हवाले से बात करूंगी कि मौला अली ने फरमाया है कि जब आपके ऊपर मुश्किलात आएँ तो उस पर आपने सब्र करना है और मुस्कुराते हुए चीज़ों को जो है वो आपने बर्दाश्त करना है और उनको साथ साथ लेके चलना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी परेशानियों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में हमेशा कहती हूँ बहुत मुख्तसर सी है, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, टाइम का पता भी नहीं चल रहा। तो उस हवाले से आपने ये करना है कि एक तो लोगों के साथ आपका रवैया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे एंड में जो बात जाती है वो ये जाती है कि आपके अमाल और आपके अखलाक वो बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आपके रवैयों से लोग मुतासिर होकर अपने अंदर भी चेंज ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी जो मैं आपके अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाह रही थी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको पता है कि आज मुल्तान में GPSL के आपको पता है मैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इस क्रिकेट के मैच को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि तफरीह के मौके जो हैं वो बड़े कम मिलते हैं। और अगर हम लोग जिस तरह के मैचेस हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं तो लोगों को यह है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलें वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। जिस तरह का माहौल आजकल हमारा है, महंगाई के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। हुक्मरानों की बात करें तो हुक्मरान हमारे जो हैं वो अपने इक़्तिदार के चक्रों से बाहर नहीं निकल रहे, और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। तो बस दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो बुरी नज़र से महफूज रखे, और हमारे मुल्क में जिस टाइम हालात हैं वो उसमें बेहतरी आ सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मैं हसन, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं आज थोड़ी, क्योंकि मैं सफ़र करके आई और मैं सीधा सफ़र करके मैं यहाँ अपने स्टूडियो में पहुँच गई, अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ी सी थकी हुई भी हूँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर शो भी करना था। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम की माशाअल्लाह। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि मौसम तो मौसम का हाल तो ये हमें बताते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। बल्कि आज ही मेरी बात हो रही थी महकमे मौसमियात वालों से, तो वो ये भी कह रहे थे कि फरवरी के एंड में ना एक हीट वेव आने का भी खदशा है। हम्म। और वो हीट वेव जो आएगी वो इंसानों के लिए तो जितनी ख़तरनाक होगी, उससे ज़्यादा बढ़कर हमारी ज़राअत जो है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा उसका। क्योंकि इस टाइम ना गंदम जो है ना वो बेसिकली अब ऐसे समझ लें कि नए उसके खोशे तैयार हो रहे हैं। तो ये मौसम जो होता है ये ऐसे हल्का फुल्का ठंडा मीठा मौसम होता है, और इसमें बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रो होती है। हम्म। अगर एकदम हीट वेव आएगी तो वो वहीं के वहीं जो है वो खोशे जलने का भी खतरा होगा, और उसके साथ साथ हमारी गंदम की जो पैदावार है स्पेशली गंदम की, हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो वो आज ही मेरी उनसे जब सुबह बात हुई तो वो कह रहे थे कि फोरकास्ट तो यही है कि हीट वेव का बड़ा शदीद खतरा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के एंड से ही पंखे शंखे शायद चलना स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, लास्ट टाइम भी ऐसा था कि जो है ना इस हवाले से कि बहुत जल्दी गर्मी आई थी, ऐसे ही है। और मार्च में हम ये देख रहे थे कि AC वगैरह चलना स्टार्ट हो गए थे। तो बिल्कुल। अभी देखो जो है फेब का मिड तो चल रहा है, तो आगे देखते हैं कि मौसम जो है वो किस करवट जाता है। उससे बढ़कर जो बात है वो ये है कि असल में हमारा ना वर्ल्ड वाइड वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। हम्म। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। देखें पहले तो फरवरी तक तो जर्सियाँ कोट ये तमाम चीज़ें चलती थी, लेकिन अब आप ये देखें कि अगर हम दोपहर के टाइम कहीं बाहर जाते हैं और अगर हमने कोई जर्सी शर्सी या कोई ऊपर से गर्म चीज़ नहीं पहनी हुई तो भी हमें कोई इतनी ज़्यादा फील नहीं होती ठंड। रात के टाइम और अलल सुबह के टाइम में थोड़ी सी फील थोड़ी सी, होती है, हाँ। लेकिन वैसे तो अब अब तो बेहतर है। दोपहर में अच्छी खासी, आप जैसे ही सुबह में ऑफिस भी आ रहे थे, आपको मौसम काफ़ी चेंज हो चुका चेंज हो हुआ है। रहा होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ नाज़रीन को बताएंगे कि मारूफ अदाकार और ब्रॉडकास्टर जो है ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। अगर हम बात करें अदब के हवाले से तो आज एक फिर एक अहद
जो है वो तमाम हुआ। अमजद इस्लाम अमजद साहब की हमने बात कर रहे थे सैटरडे को भी कि उनकी डेथ हुई फ्राइडे वाले दिन, और आज जो है वो फिर एक ऐसी हस्ती का इंतकाल हो गया। समझते हो ऐसे लोग हमारे मुल्क के बड़े कीमती सरमाए हैं, और इनका जाना हमारे लिए यूँ समझो कि महरूमियों का शिकार होते जा रहे हैं हम दिन ब दिन। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, उनकी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन थी। बहुत ख्वाहिश थी कि उनसे मिल सकूं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और ऐसे लोगों का ना, आप इनके सब साए में बैठते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं आपको। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पर लिविंग लेजेंड भी हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं अभी। अगर हम बात करें अनवर मकसूद साहब की, तो इनका अभी अदब के साथ इतना गहरा लगाव, और उनकी जो बातें हैं, उनके जो कोट्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ, आपको उससे सबक ज़रूर हासिल होता है, आपको सीखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था तो वो कहने लगे कि जब बंदा किसी इल्म वाले के साथ बैठता है ना, हुँ, तो इल्म का उनके पास होता है समंदर। और वो जब जो जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो हमारी 10 किताबें पढ़ने से बेहतर होती है कि बंदा उनके साथ बैठकर सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट उनके साथ बैठकर सिर्फ जो आप डिस्कशन करते हैं ना, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हुँ। तो ये तमाम लोग तो इल्म का समंदर हैं जी। ये इन लोगों का होना, इन लोगों का डिस्कशन करना, ज़िया मोइनुद्दीन साहब की आवाज़, आप बिल्कुल ठीक फरमा बड़ा रहे हैं कि दम वो था। आप बहुत जब भी आउट क्लास। डॉक्यूमेंट्रीज़ की जब भी चलती थीं, हम यही देखते थे कि एक आवाज़ भरपूर तरीके से जो है आपको गरजदार आवाज, गरजदार आवाज़, रोबदार आवाज, और हाँ। आवाज में इतना रोब और वजन के दूसरा सुनने वाला जो है वो ना चाहते हो किसी और अपने काम में भी मशगूल है ना, हाँ। तो एक मरतबा देखता जरूर था कि आखिर कौन सी ऐसी शख्सियत बात कर रही है जिसकी बात में इतना वजन, इतनी जानदार आवाज है। बल्कि अभी सुबह ही जब उनका इंतकाल की खबर मौसूल हुई तो काफी सारे लोग बता रहे थे कि लाहौर में स्पेशली जब वो आर्ट्स काउंसिल में आते थे ना, तो मजमा होता था हुँ, सिर्फ उन्हें सुनने के लिए। हुँ। लोग सिर्फ घंटे घंटों बैठकर इंतजार करते थे बिल्कुल। कि कुछ देर उन्हें हम सुन लें। हुँ। उनकी जो शायरी है, कोई वो कलाम पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, या कोई ऐसा किस्सा सुना रहे हैं, तो वो एक इस तरह से उनके पास स्टोरी टेलिंग टेक्निक थी, आवाज इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें सुनने सुनने के लिए और लाइनों में लगकर स्पेशली घंटे घंटे इंतजार यूनिवर्सिटीज़ में करते जो थे। है, जब भी हम देखते थे, वहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत जाते थे, स्पेशली बच्चे और बच्चियों के लिए, बिल्कुल। कि एक तो उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी, और बाकी भी ओवरऑल तरबियत के हवाले से बात करें, तो बड़ा रश और आपको एक मजमा नज़र आता था। मतलब इतने बिल्कुल। बड़े लोग उसके बहुत फ़ैन थे। और इसके साथ-साथ उनके, क्योंकि घर उनका जो घराना था, उनके वालिद साहब भी, उनका भी बहुत गहरा ताल्लुक था अदब के साथ, शायरी के साथ। तो ये यकीनन जी। बड़ा हम लोग समझते हैं ना कि अगर घर में इस तरह का माहौल हो ना, तो आपके बच्चे भी उसी तरीके से ढलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। घर से सबसे पहले तो इंसान सीख के घर से हुँ, निकलता है ना। घर का जिस तरह से इंसान माहौल देखता है, उसी तरह से आगे फिर इंसान की लाइफ भी उसी तरह से इंडल्ज होती है। हुँ। जब आपकी लाइफ, आपकी अपब्रिंगिंग बेहतरीन इंडल्ज हुई भी होती है, तो फिर आगे आप मामलात को उसी तरह लेकर चलते हैं। तो मैं एक जगह पढ़ रही थी कि आप किसी बेवकूफ़ आदमी के साथ बैठने से बेहतर है कि आप किसी इल्म वाले के साथ ज़मीन पर बैठ जाएँ। ज़मीन पर बैठ जाएँ, बिल्कुल ऐसे तो है। अब बिल्कुल, मतलब इस लिहाज से देखा जाए तो चीज़ों को हमें बड़ी ज़रूरत है आज फिर से, और ऐसे लोगों की तो बड़ी अशद ज़रूरत बिल्कुल, है, बिल्कुल जो ऐसे ही है। जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती थी, जिनको सुन के मज़ा आता था, जिसे हौसला मिलता था, ये लोग जो हैं वो। यकीनन, यकीनन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन, फरमाएँ, उनकी आमीन, मग़फ़िरत आमीन। के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब इस तरह के जितने लोग बाकी हैं, तो हमें उनकी कदर ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। जितना ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा ये हम उनसे हमने सीख देखा है सकते हमारे हैं। यहाँ, ये बड़ी एक अलमिया है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें, या फिर हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी कदर नहीं है, उनकी वैल्यू उस तरीके से नहीं है। अ, बात फिर वही आ जाती है असल में हम अच्छा, लोग। बहुत सारा टैलेंट हमारा इसी तरह ज़ाया हो जाता है कि उनको ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना उनको जो है प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। फिर आजकल जो हम देख रहे हैं फ़ेवरेटिज़्म जो है वो बहुत एग्ज़ैक्टली, परवान चढ़ रहा है। एग्ज़ैक्टली ठीक ऐसे है, ही तो है। उसमें हम देखें तो वो उसमें भी चीज़ें जो हैं हमारी, वो एक ग्रुप से बन गए हैं, बस वो ही आगे आ रहे हैं, बाकी किसी को आगे आने का चांस नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें भी। बस वो यूं है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, हुँ, फेवरेटिज्म के साथ साथ नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हमारी रूट्स जो हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं। कि जिसका बाप बड़ी पोस्ट पर है उसी का ही बेटा बड़ी पोस्ट पर हाँ, लगेगा। जिसका बाप अगर ड्रामा आर्टिस्ट है तो उसका बेटा ही ड्रामा इंडस्ट्री में आएगा। ये चीज़ें आम बहुत ज़्यादा हैं। अगर जाहिर जब सी बात है हुँ, क्योंकि एक मोनोपोली है।
ये एक हेजमनी है। इस हेजमनी को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इस हेजमनी को तोड़कर जो लोग आगे आते हैं तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। बड़ी तो स्ट्रगलिंग है इसके पीछे लोगों की। स्ट्रगलिंग है, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके साथ साथ दुनिया भर में जो है अगर हम बात करें रेडियो पे, तो आज उसका आलमी दिन बनाया जा रहा है। आपको पता है कि रेडियो की ना अपनी एक अहमियत है। जहाँ पर मीडिया नहीं था, अगर हम पीछे जाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पहले, लोग रेडियो को बहुत ज़्यादा शौक है। अगर हम देही इलाकों में जाएं तो वहाँ पर रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता था। अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो उसमें रेडियो लाजमी चला हुआ होता था। लोगों के लिए अवेयरनेस, लोगों को बताया जाता था। कोई बीमारी आ जाती थी उसके हवाले से अवेयरनेस होती थी। कोई कैंपेन चल रही है, कोई सियासी सूरत हाल है, कोई ज़मीनी आसमानी आफात आ रहे हैं, तो उसके बारे मुतल्लिक आगाही में रेडियो ने हमेशा अपना एक अहम रोल प्ले किया है। अभी अगर हम सैलाब के हवाले से बात करें, जिस तरह सैलाब आया तो वहाँ पर जाहिर सी बात है, जिस तरह तबाह बर्बादी हुई है, जानें चली गई, जानी और माली नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों का, और लोग अभी भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ जाहिर सी बात है रेडियो ने बड़ा रोल प्ले किया है कि बिल्कुल जिससे ऐसे। कोरोना के हवाले से वहाँ पर स्किन के हवाले से डिजीज फैल रही थी, और आपकी जो सीजनल थी उसके हवाले से अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रेडियो के हवाले से दी जा रही रेडियो की अगर है। रेडियो की बहुत अहमियत, अगर हम बात करें आज भी लोग जो है रेडियो, कभी हम सफ़र कर रहे हो तो रेडियो लाजमी ऑन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। रेडियो की अगर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो रेडियो तो हर दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। हम्म। और अगर आज के इस फास्ट लाइफ की और फास्ट दौर की अगर बात करें, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जदीद है, लेकिन आज के दौर में भी आप देखें कि रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई। हम शहर से शहर में तो हमारी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, हर ऐसी बंदे है। के पास मोबाइल है, इंसान बड़ा इजीली असेस है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, दही इलाकों वाली साइड पर जाते हैं, तो वहां पर जैसे ही सिग्नल वीक होते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हम कहते हैं रेडियो चला लें, हम्म। रेडियो पर ज्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस ना कभी कम हुई है और ना कभी होगी। और रही बात यह कि एक थ्योरी है इन्विजन फ्रॉम मार्स, ये तकरीबन लेट इन 1960s 1960 टू 1970 के दरमियान ये एक टेस्ट हुआ था। तो रेडियो की मैं आपको अहमियत की बात बता रहा हूँ। उस टाइम टेस्ट हुआ और देखा गया कि रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, कितने लोग सुनते हैं रेडियो को। तो एज अ न्यूज़ के तौर पर ही ना, ये जस्ट एक ऐसे समझ लें एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए कि रेडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो उन्होंने यूं किया कि न्यूज़ की सूरत में कहा कि मार्स से कुछ एलियन ने कब्जा कर लिया या हमला कर लिया है अर्थ पर, और तमाम लोग जो है ना एक सर्टेन टाइम तक अपने इलाके छोड़ दें, और नहीं तो वो एलियंस आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपको मार देंगे। जस्ट ये क्या एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए। और आप यकीन करें कि ये थ्योरी प्रूव करती है इस बात को कि लोगों ने अपने खाने छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अपनी जानें बचाने के लिए ना रोड पर रोड पे दौड़ पड़े, और इतना रश हो गया। उसके बाद जाकर उन्हें लोगों को बताया कि नहीं, ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस तो किसी दौर में कम ही नहीं हुई। और बड़ा असर है जिसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो लोग स्पेशली रेडियो लेके बैठे होते थे अपने साथ, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यही बताते हैं कि वो जनाब पूरे आपके जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे वो इकट्ठे हो जाते थे। मतलब एक मखसूस वक्त होता था कि जिसमें आपका एक खबरनामा भी चलता था और आपसे लोग मुखातिब भी होते थे। कुछ आवाज़ें ऐसी होती थी, अच्छा, क्योंकि उन आवाज़ों का ऐसा असर होता था और इस तरीके से लफ्ज़ों की अदायगी, आपको पता है कि रेडियो, मैं समझती हूँ अगर हम बात करें कि जिस तरह होस्टिंग की तरफ जाएं, तो रेडियो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, है बल्कि, कि वहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप जितने बड़े बड़े सिंगर्स देख लें, आप जितने बड़े बड़े नामी गिरामी आज के दौर में, आप जितने भी एंकर्स देख लें, सिंगर्स देख लें, तो ये इन तमाम रेडियो के साथ हमेशा जो है ना वो ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है। रही है। आप अगर टेलीविजन पे आते हैं तो पहले आप रेडियो पाकिस्तान से होकर आप जो है वो फिर टेलीविजन की तरफ आते हैं। और बहुत सारे लोगों का आज भी रेडियो के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वो अटैच हैं, वो आप टेलीविजन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, और वो अपने रेडियो को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल। अब तो बड़ी आसानी हो गई, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई जनाब, और उसके साथ साथ अब, पहले ये था कि सिर्फ आप आवाजें सुन सकते थे, अब तो आपको साथ साथ पता चलता है कि कौन जो है वो बात कर रहा है आपसे, कौन मुखातिब है। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी की एक यूं समझ लें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं,
और लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है, बेहतरी तो आई है। पहले लोग था बहुत कम अवेयरनेस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, लेकिन अभी बहुत सारी बेहतरी आ गई है। बेहतरी आ गई लेकिन है, अगर उसका बिल्कुल। सही यूज़ किया जाए कि तो। ज़ाहिर सी बात है, वो तो यूज़ पर डिपेंड करता है, हुँ, लेकिन रेडियो का आज जिस तरह से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उस पर ये तो एक क्लियर कट सी बात है कि रेडियो की इम्पोर्टेंस ना कभी कम हुई थी, हुँ। ना कभी हुई है और ना कभी होगी। ये अच्छा, मैं अभी बिल्कुल यही पढ़ रही थी क्लियर कि जो कट है। लोग हैं वो बड़े कम लोग जानते हैं कि रेडियो जो है वो इटली के साइंसदान और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे मार्कोनी, उनकी इजाद हुँ, है। और आज के दौर में भी अगर हम बात करें तो हर किसी के पास मोबाइल है, तो वो मार्कोनी की यूं समझ लें उन्हीं की इजाद है। बिल्कुल, तो ये बड़े लोग कम जानते हैं रेडियो के हवाले से। हम बात तो करते हैं रेडियो पाकिस्तान, तो जाहिर सी बिल्कुल। बात है सबसे पहले आता है, लेकिन उसकी पीछे इन तारीख भी इन्वेंशन है, चीजें बिल्कुल भी ऐसी है, हैं। बिल्कुल सही ठीक कह है। रही हैं, और ये अगर गालिबन मैं भूलता नहीं हूँ तो 1895 की इजाद है। हम्म। मार्कोनी ने जो की थी ये 1895 के करीब अच्छा, हुई थी। ये इसके हवाले से मुझे थोड़ा-सा वो नहीं है, क्योंकि इस ये लेकिन मैं इसके ऊपर पढ़ हुँ, रही थी कि आपके जो है वो इटली के साइंसदान थे। बिल्कुल, अच्छा, वो काफ़ी तजर्बात जो है वो करते रहते थे और फिर बिल्कुल, डिफरेंट काम होते रहते थे। बिल्कुल। वो कहाँ गए साइंसदान? आजकल बड़ी ज़रूरत है हमें। साइंसदानों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके साथ-साथ अब आ जाते हैं स्टोरीज़ की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो है वो मैच होने जा रहा है, उस हवाले से सिक्योरिटी की भी अभी मुझे आते हुए भी यकीन करें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी आवाम को भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान भी हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा इवेंट भी होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, पीएसएल का रंगारंग इफ्तिताही मेला आज मुल्तान में सजने जा रहा है, हुँ, और यकीनन ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर जितने भी हैं वो आएंगे, टीम्स आएंगी, कैप्टन्स आएंगे। यकीनन मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए और प्लान के हवाले से बात की जाए ना, हमारी पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे, डॉल्फिन, एलीट फोर्स, कमांडोज, फीमेल हुँ, कमांडोज, एलीट फोर्स की तकरीबन 8,000 से जाहिद ये जो एहलकार है ना, इनको डिप्यूट किया गया है पूरे इस रूट पर। यानी हमारे नवां शहर से लेकर और स्टेडियम के अंदर तक तकरीबन 8,000 से जायद एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे पुलिस के। हुँ, और हुँ, अगर प्लान की बात की जाए, प्लान ये है कि जहां जहां से टीम्स गुजरेंगी उस रोड को, उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हुँ, उसके हवाले से फिर ये है कि डाइवर्शंस भी दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उन्हें इल्म नहीं होता, तो वो एक थोड़े से रश की वजह से ना वो एक बहुत ज़्यादा रश बन जाता है। यानी अगर कोई बंदा यू टर्न करने लगा है, उसे पता नहीं है कि आगे से मैंने जाना था या मैंने यहाँ से नहीं, वो एक दो गाड़ियों की वजह से, या वहाँ पर कुछ ये भी नेग्लिजेंस होती है कि वहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, तो जिस वजह से वो रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो डाइवर्शन के पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए हैं। रूट्स पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, हाई हुँ। अलर्ट है। इस टाइम मुल्तान तो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा रंगारंग मेला सजने जा रहा है। आज अगर पीएसएल के हवाले से बात करें तो आज 2 बजे के करीब शायकीन के लिए गेट्स खोल दिए जाएंगे, हुँ। और उसके बाद 6 बजे का टाइम है कि इफ्तिताई तकरीब जो है वो स्टार्ट होगी। 8 साढ़े 8 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। सही। तो ये आज का जो पीएसएल की आज जो ओपनिंग सेरेमनी है उसकी टाइमिंग ये है। अब बात तो ये यहाँ पर आती है कि पीएसएल की टिकट्स जो हैं वो आप यकीन करें 1 से 2 दिन में फ़रोख्त हो गई हैं। हाँ, अभी हम ये मैं भी यही बात कर रही थी ना, हमने भी जाना था, हमें भी अभी तक टिकट्स नहीं मिले। टिकट्स नहीं मिली, इस मरतबा तो पासेस भी नहीं दिए गए। इस मरतबा तो यानी जो हाँ। सिर्फ वहाँ जाएंगे उनके पास वगैरह बने हुए हैं, बाकी और तो आवाम को पास ही नहीं मिले। लेकिन ये है कि मुल्तान में इस तरह का मेगा इवेंट होना और 2 दिन में टिकट्स का सेल आउट हो जाना, यकीनन मैं हुँ। समझता हूँ बड़े एजाज की बात है कि हाँ। हालांकि टिकट्स इस मरतबा क्योंकि थी भी काफ़ी मैचेस महंगी। ऑलरेडी क्योंकि हमारे मुल्तान स्टेडियम में जो है वो बहुत अरसे से हो भी रहे हैं, अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी जारी है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा जिस तरह मुल्की सूरत हाल है ना, हम्म, उसमें भी हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग जो है नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी क्योंकि बात ठीक हमारे है। इस टाइम जो हालात हैं और उसके बावजूद यही कहते हैं कि जी पीएसएल के मैचेस जो हैं वो क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक तो मईशत की वजह से, दूसरा एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना यहाँ पर डिस्कस होने के लिए, वो ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हुँ, आप ये देखें कि नवां शहर से लेकर और स्टेडियम तक जितना रास्ता है टीम के गुजरने से
तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले रूट लग जाता है। ऐसे ही है। प्रोटोकॉल जब लगता है तो लोगों की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, लोगों का कारोबार बंद करा दिया जाता है। अब पिछले तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी डिस्कशन हो रही थी, एक दिहाड़ीदार रेडी वाला बंदा था, तो वो कहने लगा कि यार मैं 700-800 कमाता हूँ, और वही सिर्फ ये होता है कि कमाया 200-100 रुपए जो होते हैं वो मैंने प्रॉफिट के रखे, और उसके बाद दोबारा मैंने सर्कल चलाना होता है। लेकिन कहते हैं कि जब आते हैं पुलिस एहलकार तो वो हमारी वैसे के वैसे रेडियां उल्टा देते हैं, हमें मारते भी हैं, गालम गलोच भी करते हैं। हमारे से एक तो आकर वो हमें कह रहे होते हैं कि कारोबार ना करो, दूसरा गालम गलोच भी कर रहे होते हैं। तो काफी ज्यादा अवाम जो है वो इससे डिस्टर्ब भी है। रवैया वही बात आ जाती है ना, हमारे रवैयों को चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा, अभी पुलिस के हवाले से बात करें तो यही मोस्टली यही आता है ना, उनका रवैया ठीक नहीं होता। बिल्कुल। और जब रवैया ठीक नहीं होगा तो लोग फिर ट्रस्ट भी नहीं करते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये देखें ना, जिनके कारोबार बंद करा दिए जाते हैं, जिनका सर्कल डिस्टर्ब हो अभी जाता मैं है। खुद भी डिस्कस कर रही थी कुछ दिन पहले, यही हुआ कि वो सोशल मीडिया पे भी बहुत फिर वायरल हुई है वीडियो कि मैयत थी और एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा था, जी मतलब जी जी जी। उसको रोका हुआ था कि यहाँ पे जो है इस हवाले से जो मरीज हैं, जो बेचारे इमरजेंसी के हवाले से, अगर उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है मुश्किलात पैदा होंगी ना। पीएसएल के मैचेस से भी लोग मोहब्बत नहीं करेंगे, वो जाहिर सी बात है फिर वो इस चीज को वो नाराज होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी, और अब मैं फिर ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि एक बंदा जिसकी कुल कायनात उसके वालदैन होते हैं, और उसकी माँ अगर एम्बुलेंस में हार्ट अटैक की वजह से टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से फोत हो जाए, तो वो तो कहेगा मेरे लिए पीएसएल किस काम का, जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया सिर्फ सिक्योरिटी रूट्स की वजह से, प्रोटोकॉल्स की वजह से, सिर्फ इस वजह से मेरी वालदा की डेथ हो गई है कि मेरी वालदा टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी। तो मैंने कॉलर है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉलर नहीं है, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अभी हम जो है मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल आसमा, मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह के वक्त जो है सूरज आज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई दी है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद बढ़ने की पेशगोई भी दी गई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर का मौसम जो है वो इस तरह है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत बढ़ने से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी होगी और आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफा होता चला जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पिछले कुछ दिनों से बेहतर होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 120 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह बात की जाए मुल्तान शहर जो है पाकिस्तान के फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में 8वें नंबर पर देखा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए हद निगाह के हवाले से तो धुंध में पिछले काफ़ी दिनों से वाज़िया कमी होने के साथ जो है हद निगाह बेहतर होने से फ़्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक अपने मामूल के साथ जो है वो जारी है। इसी तरह अगर बात की जाए बारिश के हवाले से तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया। इसी हवाले से अगर महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि दर्जा हरारत में बढ़ता चला जाएगा और सर्दी की शिद्दत में आने वाले दिनों में वाज़िया कमी होगी और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का। अच्छा जी,
हम बात कर रहे थे एक तो मैचेस के हवाले से और साथ साथ बात कर लेते हैं ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से जो है उसकी पॉलिसी का आगाज हो चुका है। हसन, इसके बारे में बताइएगा। ट्रैफिक लाइसेंस के मुतालिक जो है ना, वो एक बहुत अच्छा आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है। पहले ट्रैफिक लाइसेंस के लिए ना सिर्फ एक टाइम पीरियड होता था। वो यूँ समझ लें आप 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस टाइम होता था, और वो उस टाइम जितने भी लोग आते थे वो आकर अपना ट्रैफिक लाइसेंस बनवा सकते थे। मगर आईजी पंजाब ने ये अब अहकामात जारी किए हैं कि 24/7 जो है, यानी 24 घंटे 7 दिन ये इसकी वर्किंग जारी रहेगी ओवरऑल पंजाब में, सिर्फ मुल्तान में नहीं, ओवरऑल पंजाब में। यानी जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि हम जाते हैं वहाँ पर हमारा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट लिया जाता है, हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाता है, उसके बाद भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता? तो इस पर काफ़ी ज़्यादा वो शिकायत मौसूल होने की वजह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। 24/7 है, यानी अगर कोई सुबह के टाइम जॉब करता है और वो फ्री होता है शाम में या रात में, तो उसके लिए बेहतर है कि वो रात में भी जाकर किसी भी टाइम जाकर वो टेस्ट दे सकता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। अब आप मोस्टली टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं लोग, मोस्टली टेस्ट में फेल है हो ना? जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है। बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ड्राइविंग अब लाइसेंस का इसमें भी। यूं है कि इसमें ना 2-3 चीज़ें उन्होंने की हैं कि एक तो शिफ्ट की सूरत में कर दी है, 24 आवर्स है, यानी एक शिफ्ट होगी 8 बजे से 4 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होगी 4 बजे दोपहर से लेकर रात 12 बजे तक, तीसरी शिफ्ट होगी रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। यानी कोई भी अगर आम बंदा जाता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो वो मुकम्मल अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करे। वो डॉक्यूमेंट्स 3 तस्वीरें CNIC, उसके पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपीज, और वो लर्नर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो कंप्लीट करके उसके बाद वो जाए, वो किसी भी टाइम जाए तो 24/7 लाइसेंस अवेलेबल होगा। इससे पहले ये किया गया था कि टेस्ट जो था ना वो सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक लिया जाएगा, लेकिन फौरन ही अगले दिन ये अहकामात भी जारी हो गए हैं कि टेस्ट भी 24/7 खुला रहेगा, और वहाँ से जो ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांचेज हैं, एक हमारी ये ब्रांच सितलमाड़ी में ये ड्राइविंग लाइसेंस की, और दूसरा इनका जो खिदमत मरकज़ है वो किले पर है। तो ये अब दोनों पुलिस खिदमत सेंटर है, तो ये अब दोनों जो चीज़ें हैं ये 24/7 खुली रहेंगी, 24 घंटे ये अवाम की खिदमत के लिए बैठे रहेंगे, और 7 दिन ऑफ कोई नहीं है, संडे का भी ऑफ नहीं है, सैटरडे का भी ऑफ नहीं। यानी अब एक बंदा अगर सपोज करें मैंने जाना है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मुझे सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, या वीक में किसी भी दिन अगर ऑफ है, तो मैं जाऊं इजीली वहां पर किसी भी टाइम जाकर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये एक इकदाम है कि अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे 7 दिन वो हमारी खिदमत के लिए बैठे रहेंगे। हाँ, चले ये एक अच्छा इकदाम है। और इसके साथ साथ क्राइम की भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि क्राइम जो है वो उसकी शरह बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब तो पहले ये हाल था कि शाम को या आधी रात के उसमें पहर में जो है ना वो लोगों को लूटा जाता था या इस तरह। अब तो खैर दिन दिहाड़े जो है वो लोगों से लूट मार की जाती है, लोगों के घर डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। इस तरह के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में क्राइम तो जिस रेशो के साथ बढ़ रहा है ना, उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की तादाद जो है पढ़े लिखे लोगों की क्राइम की सूरत में वो भी बढ़ती चली जा रही है। आप जितने भी देखें, अक्सरियत जितने भी कोई अगर रॉबर्स पकड़े जाते हैं ना, तो वो आप अक्सरियत तबका देख लें, वो पढ़े लिखे लोगों का तबका है। यानी किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने BA किया हुआ है, किसी ने FSC की हुई है। क्या वजह है? अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह है कि हमें जॉब नहीं मिली, और हमने क्या किया है, बेहतरीन तरीका ये है 15-20 हज़ार का पिस्टल लेकर, रोब दबदबा भी है, मूछें भी रख ली हैं, दाढ़ी भी रख ली हैं, और रोब के साथ दनदनाते फिर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज मेन डिस्कशन करनी है ना, वो हमने करनी है स्टूडेंट्स क्राइम पर। स्टूडेंट क्राइम क्या है? स्टूडेंट क्राइम ये है कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो क्राइम में आ क्यों रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। हमने बुराई की जड़ में जाकर देखना है कि बुराई हो क्यों रही है। स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किस में आ रहे हैं? जराइम में आ रहे हैं। ठीक है, ये हरगिज इसका हल नहीं है।
कि उन्हें जॉब ना मिले और वो आ जाएं क्राइम की तरफ। अब इसमें दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर जिसे मैं समझता हूँ ना, वो क्या है? इसमें सेकंड मेन डोमिनेटिंग फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज्यादतियाँ हो जाती हैं। ज्यादतियाँ किस तरह से? कहा जाता है कि उस्ताद जो है ये हमारा रूहानी बाप है, मगर अनफॉर्चुनेटली आज उस्ताद अपना उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह से वालिदैन रोल प्ले करते हैं। उस्ताद भी शायद मैं समझता हूँ मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उस स्टूडेंट को ज्यादा फोकियत देते हैं जो स्टूडेंट उन्हें समझता है कि हाई प्रोफाइल है या जिस स्टूडेंट की पावर है, उस स्टूडेंट के साथ तो उस्ताद बड़ा बेहतरीन रहता है। जिस स्टूडेंट को वो समझता है कि ना ही इस स्टूडेंट की पावर है, ना ही फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये मुझे कहीं आगे काम आ सकता है, तो उस बेचारे के साथ ज्यादती कर दी जाती है। और जब उसके साथ ज्यादती की जाती है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर ना रिटेलिएशन में, रिजल्ट में वो कहता है कि अब मैं भी आपके साथ वैसा ही करूंगा जैसे आपने मेरे साथ किया। एवरी एक्शन हैव इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब बात क्या है, यूनिवर्सिटीज की अगर सिचुएशन हम देखें ना, हमारे सामने बारहा केसेस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडलिस्ट कोई बन रहा था, लेकिन असातिज़ा की मिली भगत की वजह से सेकंड या थर्ड नंबर पर आने वाला फर्स्ट नंबर पर आ गया है और जो हकदार था उसका हक मारा गया है। आप ये देखें कि जब हकदार का हक मारा जाएगा तो क्या चीज जन्म लेती है? जुल्म जन्म लेता है, और जुल्म का निजाम जो है वो कभी भी कायम नहीं रह सकता, कभी भी जुल्म का निजाम कायम नहीं रह सकता। हमेशा हर फिरौन का एक मूसा होता है। तो ये चीज आहिस्ता 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 परवान चढ़ती जाती है। जब लोग देखते हैं ना कि फलां डिपार्टमेंट में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ और असातिज़ा की मिली भगत से हुआ, ठीक है, अब वही चीज किसके साथ हो रही है? अब हमारे एक दोस्त के साथ हो रही है, उसके डिपार्टमेंट में हो रही है, इश्तियाल अंगेजी बढ़ती है। कभी भी मैं ये समझता हूं कि वालदैन कभी भी अपने बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करते। अगर उस्ताद समझते हैं कि हमारे ये वाकई असल बच्चे हैं तो वो कभी अपने बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करते। इसके पीछे अब पता नहीं क्या वजूहात होती हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो फीस के चक्रों में कि यानी नया सेमेस्टर लग जाएगा, नए हमें और ज्यादा फीस मिल जाएंगी। सपोज कर लें अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से आप आधे बच्चों को फेल कर देते हैं, आधे बच्चे फेल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो या सप्ली देंगे आने वाले पिछले सेमेस्टर के साथ, या नया सेमेस्टर लगेगा। जब नया सेमेस्टर लगेगा तो उसकी फीस सेम वैसे की वैसे होगी जो आम सेमेस्टर की फीस होती है, और वो किसके पास इंस्ट्रक्टर के पास जाती है जो पढ़ा रहा होता है। तो अब ये एक बेहतरीन तरीका है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए असातिज़ा भी समझदार हो गए हैं। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, हमें हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, अगर हम बात करें हमारी एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन का जो इस टाइम मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी जाली डिग्रियों का भी जो है वो रहा, अभी तक वो केस चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या चल रहा है, असातिज़ा क्या रोल प्ले कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ें हमारी सामने आ रही है। इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही ए10 में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब, और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। अली हमारे साथ मौजूद हैं, अली से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर और ये मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लगते जा रहे हैं। जैसे मौसम बदल रहा है तो मुल्तान शहर में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जियों की। तो सबसे महंगी ज़्यादा सब्जी आजकल बिक रही है वो प्याज है। प्याज गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जो डबल सेंचुरी है वो भी क्रॉस हो चुकी है मुल्तान में। आज प्याज जो है 240 से लेकर 250 रुपये फी गो के साथ से फोन की अगर बात की है दीगर अहम सब्जियों की, मौसमी सब्जियों की, उसमें सुहाजना जो खासा महंगा है और सुहाजना आज भी मुल्तान में 240 से लेकर 250 रुपये। जबकि अगर बात की जाए मुल्तान में दीगर अहम सब्जियों की तो मुल्तान में आज
आलू जो है 60 से लेकर 70 रुपए, जबकि मटर 120 रुपए, जबकि अगर बात किया तोरी की तो तोरी आज मुल्तान में 160 से लेकर 180 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त। तो इसी तरह अगर मुल्तान में बात की जाए देसी लहसुन की तो देसी लहसुन आज मुल्तान में 400 रुपए, अदरक 320 से 380, जबकि अगर बात करें लीमू की तो लीमू आज मुल्तान में 240 से लेकर 250 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त है। मुल्तान में अगर बात करें आज हम फलों के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। सबसे महंगे फल जो फ़रोख्त हुए हैं तो स्ट्रॉबेरी आज 700 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अंगूर जो है आज मुल्तान में 600 रुपए, जबकि सेब जो है मुल्तान में 280 से लेकर 300 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त है। मुल्तान में अगर बात करें मौसमी फलों में तो किन्नू आज मुल्तान में 80 से लेकर 100 रुपए, अमरूद जो है वो 160 से लेकर 120 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात करें दीगर अहम फलों की सबसे पहले जिक्र है तो उसमें चीकू का, तो चीकू आज मुल्तान में 240 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मुल्तान में अगर देखा जाए अनार, तो अनार आज मुल्तान में है 500 रुपए फी के हिसाब से फ़रोख्त है। जबकि केला अव्वल जो है मुल्तान में 210 से लेकर 240 रुपये, जबकि केला दोम जो है आज मुल्तान में 170 से लेकर 190 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे जनाब स्टूडेंट्स क्राइम के हवाले से और टीचर्स की बात हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट्स क्राइम के हवाले से बात हो रही थी कि आखिर क्या बच्चों को इतना ज़्यादा बूस्ट अप कर दिया जाता है कि बच्चे वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, वही बात है ना कि चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ नहीं ला रहे, हम जा रहे हैं वही फिर अदम बर्दाश्त, फिर वही आपका हम कहते हैं अच्छा स्टूडेंट्स बदतमीज़ हो गए हैं। कुछ टीचर्स का भी मैं हमेशा मेरा क्वेश्चन होता है जब भी हमारे यहाँ एजुकेशनिस्ट आते हैं, हम कहते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप आ चुका बिल्कुल हुआ है, ऐसे है। जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा आपका जो है वो दूरियां भी पैदा हो गई हैं। फिर निज़ाम, जिस तरह हम निज़ाम पे बात कर रहे थे कि निज़ाम आज तक ठीक नहीं हो सका, चाहे हमारे इलाज के हवाले से बात की जाए, चाहे हमारी महंगाई के हवाले से, चाहे हमारे एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से बात की जाए। जैसा जाली डिग्रीज दी जा रही हैं, कोई अता पता नहीं है, टीचर मतलब आपने तालीम को एक मजाक बना लिया है। असल में बात फिर वही है ना कि स्कूल और कॉलेज लाइफ तक जो है ना, उस्तादों से हमेशा एक बात सीखी है कि दो लोग होते हैं जो अपने से ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, कामयाब होता हुआ इंसान को देखकर खुश होते हैं। एक टीचर होता है और एक वालिद होता है। ये दो लोग होते हैं इंसान की जिंदगी में। बस कहीं ना कहीं दोस्ती जितनी मर्जी आपकी गहरी हो, जो कुछ मर्जी हो, दोस्ती में भी कहीं ना कहीं फैक्टर आ जाता है जेलसी का। ये दो लोग आजकल दोस्तियां रही ना, आजकल तो ज्यादा हम देखते हैं मुनाफकत है, फिर दिखावा है। बिल्कुल अच्छा, लोग बहुत जेलसी और ये चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। ये ऐसे ही है, डोमिनेटिंग फैक्टर्स है ना। अच्छा, उसके साथ जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद को अल्लाह ताला ने एक ओहदा और रुतबा दिया हुआ होता है, और उसे चाहिए कि वो उस रुतबे का, उस कुर्सी का और उस ओहदे का दुरुस्त इस्तेमाल करे। आपके पास आज पावर है, कल को नहीं होगी। ठीक है, आज अगर एक स्टूडेंट है आपका, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो पॉसिबल है, कुछ टाइम पीरियड का ये सर्कल है। आज आपके पास पावर है, वो निहत्ता है, उसके पास कोई पावर नहीं है। कल को हो सकता है आपकी रिटायरमेंट के बाद आपके पास पावर ना और उसके पास पावर हो, और फिर अल्लाह ताला आपको दिलवाए इंतकाम। तो उस टाइम से इंसान को डरना चाहिए, उस टाइम से इंसान को खौफ करना चाहिए कि आज अगर मैं किसी के लिए आसानी पैदा नहीं करूंगा, आज एक उस्ताद की एक सप्ली लगाने से बच्चों के फ्यूचर तबाह हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसा है। हाँ। ठीक है, और वो उस्ताद कभी ये नहीं सोचता कि मेरा भी जो बच्चा है उसने भी यूनिवर्सिटी में आना है। फिर क्यों, फिर हम यही देखते हैं असातिज़ा के आपस में झगड़े हो रहे होते हैं कि उसने मेरे बच्चे को जानबूझकर फेल किया। ओ भाई, जब आप किसी के बच्चे को जानबूझकर फेल करेंगे, जिसका बाप, मैं तो हमेशा एक बात करता हूं, जिसका बाप 30,000 रुपए तनख्वाह कमाता है और 6 महीने बाद उसकी बेटी की, उसके बेटे की 50,000 फीस आ जाती है, तो उस बाप से पूछें, जो बाप अपना पेट काट कर और अपने बेटे की फीस भरता है, जिस तरह से महंगाई है, और एंड में जब बेटा घर रिजल्ट लेकर जाता है, जब एंड में बेटी घर रिजल्ट लेकर जाती है, पूरा सेमेस्टर पढ़ने के बावजूद भी एंड में जब वो रिजल्ट दिखाते हैं तो किसी की कोई फेल हुआ वो होता है, किसी की जीपी इस तरह से होती है कि पास तो कर दिया जाता है एहसान लगाकर, लेकिन वो पास होना जो है वो फेल करने से ज्यादा बदतर होता है। तो इस चीज से
इस चीज को हमें ओवरकम करना होगा कि असातिज़ा जितने हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें हक और सच का रोल प्ले करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि तालीमी वो इदारों को बहुत ज्यादा हमारे अभी जैसे कहते हैं तालीम इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, हम कहते हैं तालीम बात होती है, तालीम हासिल करना सबका हक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हक हमें दिया कहाँ जा रहा है? हक की तो बात जिस तरह तुम कर रहे हो हसन, हक हमारे तो बहुत राइट्स की बात की तो बहुत सारे हम लोग उन चीजों से महरूम है। बिल्कुल। हमारे आज तक राइट्स हमें आज तक नहीं मिल अच्छा, सके। आप ये देखें, तालीम तो फिर बुनियादी हक है ना, गरीब हम्म। का भी हक है, अमीर का भी हक है, तो क्यों फिर ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है कि अमीर क्लास के बच्चे को आप सीने से लगाते हैं, गरीब क्लास का बच्चा जब आपके पास बात करने आता है तो आप अपना मास्क ऊपर कर लेते हैं? क्यों उसे ये डिस्टेंस दिया जाता है कि आप थोड़ा सा दूर होकर बात करें? क्यों? वो गरीब क्लास का बच्चा है, वो गरीब बाप का बेटा है, वो गरीब माँ का बेटा है, वो गरीब उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, इसीलिए वही वही बात आ गई अमीर कि हम बच्चे को लोगों के यहाँ ये चीजें अब बहुत ज्यादा अब कहीं ये जाके लगता है कि बंदे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप चीजों की ना तरफ लोग जा रहे हैं, पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं ना। हैं। लोगों के पास अब ये है कि किस तरह से शॉर्टकट हम लोगों ने ढूंढना है और हमने पैसा कमाना है। बिल्कुल सिर्फ ऐसे एक है। पैसा कमाने की दौड़ में अगर हम प्राइवेट इदारों की तरफ भी जाएं, जो हमारे इस टाइम तालीमी लिहाज से एक समझ लें कि एक उनका बिजनेस है, तालीम नहीं दी जा रही, ना तरबियत उस तरीके से की जा बिल्कुल रही ऐसे है। बस एक नंबरों की दौड़ है, बच्चों को कंफ्यूज नजर आएंगे, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई होगी, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। उन्होंने करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम तो ये है कि असातिज़ा की खुद के कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई भी होती ना। अच्छा, साजा की सब ट्रेनिंग, अच्छा फिर आ जाके कहीं ना कहीं आके आ जाते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, ये जो आ जाता है ना कि हमारे पास इल्म है, बहुत सारा इल्म है, तो वो कैसा इल्म है? देखें, तकब्बुर तो किसी भी हम्म। चीज का हो, तो तकब्बुर तो इंसान तो को इल्म लीड के होता है। हवाले से तो आप ये देख लो कि मैं तो समझता हूँ जिसके पास असल इल्म होता है वो तो झुका हुआ इंसान हाँ, होता है। वो आजिज़ी तो सिखाता है इल्म तो मेरे को आपको ऐसे ही है। सिखाता ही आजी है। हाँ, या तो आपने जानबूझकर किसी तरीके से जाली डिग्रियां ली हुई हो और आपको डर हो कि कोई बच्चा मेरे से सवाल कर दे, तो उससे जानबूझकर सप्ली लगा दी जाती है, उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, और साथ उसे थ्रेट भी किया जाता है कि आपने मेरे से सवाल किया तो आपकी हिम्मत कैसी हुई, मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मैं आपको अगर फेल कर दूं तो वीसी भी वो आपका कहते हैं ना, कुछ नहीं जहाँ कर मैं सकता। आ जाए ना वहां पे चीजें आपकी कभी बिल्कुल। दुरुस्त नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली हमारा यूनिवर्सिटी का निज़ाम, हमारी यूनिवर्सिटीज दर्जा बदर्जा क्यों बैकवर्ड होती जा रही हैं? सिर्फ इसी वजह से बैकवर्ड होती जा रही हैं कि उस्ताद बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादतियां हाँ, करते हैं। और फिर हम स्टूडेंट्स पे बात आए तो डिप्रेशन जिस तरह हम बात करें, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं अब। आप देखें ना, एंजाइटी, लोग खुदकुशी करने पे, कितने स्टूडेंट्स जो मैं हैं एग्जैक्टली वो आपको खुदकुशी यही करने पे बात करने मजबूर हो लगा था। जाते हैं। कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने सिर्फ इस बात से खुदकुशी की है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो एक बच्चे को सपोर्ट करते थे, मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, हक मेरा था लेकिन मेरा हक मारा गया, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुदकुशी कर ली। उसका जवाबदेह कौन है? आप मुझे ये बताएं कि वालदैन, मैं तो फिर यही एंड में एक बात करूंगा कि वालदैन जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं करते, अपने बच्चों के साथ वो कभी भी जुल्म और ज्यादती नहीं करते। लेकिन ये आखिर ऐसे कौन से वालदैन हैं, ये कैसे वालदैन हैं जो अपने बच्चों को तस्लीम तो करते हैं कि जी हमने आप लोगों को पढ़ाना है, हमने आप लोगों को आगे लेकर जाना है, हमने ही आपकी परवरिश करनी है, लेकिन वही या बात खत्म होती है या जब रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो पता चलता है कि जी वही असातिज़ा जो हैं, जो इतने मेरिट के लेक्चर्स दे रहे होते हैं बैठकर, जो बता रहे होते हैं हुसैनियत का आलम बरदार करें और यजीदियत के खिलाफ डट जाएं, वही जब वही काम करें तो आप मुझे ये बताएं बच्चे कहाँ जाएंगे? वाकई इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने की भी ज़रूरत है, और स्पेशली अगर टीचर्स की हम बात करें तो जितने भी टीचर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अब इन चीज़ों को ना तरबियत वाला जो सिलसिला है उसको कायम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हसन, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल समी, जो कि फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना जुल्फिकार अली, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब से पोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे। तो जैसे आजकल हम देखते हैं उसमें इजाफा ही हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जो है वो पैदा हो रही हैं। कौन कौन सी वो बीमारियां हैं, किस तरह एहतियात करनी चाहिए, पोल्यूशन को जो है वो किस तरह कम किया जा सकता है, इस हवाले से बात होगी। और इसके साथ ही जो है राना साहब से हम बात करेंगे बिजनेस के हवाले से। हम हमेशा बात करते हैं नौकरियों की, तो आज थोड़े बिजनेस के हवाले से कुछ इनसे टिप्स भी जानेंगे कि किस तरह लोग जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना सरमाया होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखें नौजवानों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि एक तो बेरोज़गारी वैसे ही हमारे मुल्क में जो इस टाइम हालात हैं, उस हवाले से कम सरमाए में जो है वो आप कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें आज जो है वो बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस होंगी। अच्छा सर, पोल्यूशन के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि एक्चुअली बहुत हम पोल्यूशन की बात करते हैं पर उसको ये नहीं समझते कि है क्या। पोल्यूशन जो है ना वो कोई भी एक नॉर्मल हमारी एनवायरनमेंट है उसके अंदर जब बहुत सारे अनहेल्दी चीजें आ जाती हैं तो वो पोल्यूशन है। और पोल्यूशन की फिर हम देखते हैं कि हम पोल्यूशन सुनते रहते हैं, ये है क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं। हाँ। इसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और भी इसके साथ ये हम नॉर्मली हम बहुत सारे आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम जनरली वर्ल्ड वाइड देखते हैं 7 टाइप्स आ जाती हैं। अभी 7 टाइप्स में हम सिर्फ अपनी एयर को तो पोल्यूशन समझते हैं लेकिन बाकी किसी चीज को नहीं समझते। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो कहीं भी कोई नहर है, दरिया है, समुंदर है, झील है, हमने कोई भी चीज देखी हमने बीच में फेंक दी, वहां पर जिंदगी मौजूद है, वहां पर एनिमल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक तो मछलियां हैं ना, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हजारों किस्म की जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो वहां से अपनी ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं, वहां से अपनी खुराक भी ले रहे होते हैं, वहां अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन हम उनको जब चीज को पोल्यूट कर देते हैं तो क्या होता है कि वहां की जिंदगी भी खत्म होती चली जाती है। इसी तरह नॉइज पोल्यूशन, कि जो भी हमारी कानों को अनहेल्दी फील हो रहा है। अब अनहेल्दी क्या फील होती है, हम सड़क के ऊपर जा रहे हैं, शोर, हम फैक्ट्रियों के आगे से गुजर रहे हैं, शोर, हम किसी रक्शे वैगन ट्रक के आगे से गुजर रहे हैं, पा या अनहेल्दी जो हॉर्न्स होते हैं। और जो बच्चे यूं समझे कि जब बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो सुनता है और रोना शुरू कर देता है, तो इट मीन हम तो चलो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी समातों को मुतासिर कर रहे होते हैं, हमारे जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं उन्हें वो डिफेक्टिव कर रहे होते हैं। ये हो गया हमारा, हम जिसमें सांस ले रहे हैं, एनवायरनमेंट, वो पोल्यूट हो गई। वो किस चीज से हुई, वो भी हमने की। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फैक्ट्रीज की पोल्यूशन आ गई, धुआं आ गया, और दीगर जो है जैसे हमने कोई चीज जलाई, हम कूड़ा जलाना जल देते हैं, हालांकि ये जुर्म है। हाँ, ये हर तरफ है, मतलब लोगों की ये चेक करें कि हम कहते हैं माहौल को हमने साफ सुथरा रखना है। अच्छा, हवा हमारी वैसे ही आपको बताया कि फैक्ट्रीज की वजह से जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारी हवा भी अब प्योर नहीं रही। इसलिए हम कहते हैं अगर आपने प्योर हवा के में सांस लेने, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें। लोग कहते हैं, अगर खवातीन आती हैं कहती हैं हम तो सारा दिन घर में काम करती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, बट दैट्स नॉट काउंट एज अ हेल्दी वॉक, दैट्स नॉट काउंट एज अ हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी एयर। तो अगर आप किसी भी नजदीकी पार्क में जाते हैं, किसी ग्रासी प्लाट में जाते हैं, वहां जाकर आप लंबे लंबे सांस लेते हैं, वहां जाकर हल्की सी वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज अ, उस टाइम थोड़ा सा एनवायरनमेंट, एयर बेहतर होती है। तो फिर ये उसके अंदर ये आ जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के मुख्तलिफ गैसेज और पार्टिकल्स हैं जो फिर आगे इनहेल होते हैं। इनहेल होकर वो क्या करते हैं, हमारी जब सांस के हमें मसले शुरू हो जाते हैं, हमें कार्डियस मसले शुरू हो जाते हैं, हमें मैदे के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, हमें लंग्स के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, हमें समात की तो बात हुई, आंखों के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल बंदा जो है वो सांस लेने में मुश्किल और दुश्वारी हो जाती है। मल्टीपल, ये तो मैं एक मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, मल्टीपल डिजीजेस के हम शिकार होना शुरू हो जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है।
हमारे अंदर जो सेल्फ एक कुव्वत मदाफ़ियत होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये पोल्यूशन और पोल्यूशन के सारे इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। और खाली एक वर्ड नहीं है ना इसमें, एक बहुत वर्ड नहीं है। हाँ, हम पोल्यूशन के उसके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई एसोसिएटेड हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं कि किस तरह जो है इनसे बचा और कौन सी बीमारियां हैं। हम थोड़ी मुल्की उस हवाले से बात कर लेते हैं। बिजनेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हमारे यहाँ पर मुल्क के हवाले से मईशत के जो हाल है, आप क्या समझते हैं किस तरह मुआशी सरगर्मियों को जो है ना वो बढ़ाया जा सकता है? एक कॉलर ले लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब्दुल कयूम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात और ये सांस की पिछवाड़ी आंखों का जो है इसका भी क्या असर पड़ता है इस पर। और ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में, हमारा गांव है टिकी, तो इसमें जो है ना कीचड़ वगैरह भी है, क्या इसका भी क्या कहते हैं आप बीमारी है, वायरस का गुना चला सकता है सर? क्या कह रहे हैं? सॉरी, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। तो मैंने कहा भाई अभी सांस का जो मसला है वो फ़िज़ाई आलूदगी से पड़ता है, तो कीचड़ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि इससे भी कोई अपना जिंदगी पर असर होते हैं कीचड़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कीकर दरख्त जो है वो ज़ाहिर है एक दरख्त है, और दरख्त जो है वो तो वैसे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ होते हैं जो कुछ लोगों के लिए वो एलर्जी का बायस बनते हैं। लेकिन कीकर हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर एलर्जी का बायस बनते हैं। नॉर्मली कीकर जो है वो एक नॉर्मल जो है वो अच्छी एनवायरनमेंट में काउंट होता है। अच्छा, इसके लिए वैसे जिस तरह पौधे वगैरह हम लोग किस तरह के पौधे लगाने चाहिए जो आपकी ऑक्सीजन के लिए बेहतर हैं, सांस लेने में जिसमें आपको हमारे जो नॉर्मली हम अगर वैसे तो फलदार पौधे जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं और ऑक्सीजन के लिए भी, बाकी फ्रूट्स के लिए भी, बाकी भी हम जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ जैसे मैंने बताया कि कुछ होते हैं जो किसी भी के लिए एलर्जी का बाइस बन सकते हैं। तो उससे अगर जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है हम उससे अवॉइड कर लेंगे, बाकी एनवायरनमेंट को हम हेल्दी और ग्रीन रखेंगे तो हम अपनी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं। सही जी, हम बात कर रहे थे बिजनेस के हवाले से, मुआशी सरगर्मियां कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? जैसे मैडम आपको देख रहे हैं कि आजकल हमारे मुल्क की जो है इकॉनमी बड़ी क्राइसिस में जा रही है, तो इसमें हमें तो अपने कारोबार का फरोग देना चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखें हमारी मुआशी सूरत इस समय अच्छी नहीं है, मुल्क की जो है वो अच्छी नहीं है। तो हम लोग नौकरियों में रह जाते हैं, हमें कारोबार बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे जो जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे हमें अपने बिजनेस के यूनिट बनाना चाहिए। तो आगे जितने हम कारोबार को फरोग देंगे, जितना बिजनेस की तरफ जाएंगे, उतनी ही हमारी मुल्क की इकॉनमी बढ़ेगी, हमारा मुल्क ग्रो जाएगा। जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से हम बाहर आ जाएंगे। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने कारोबार को फरोग दें, सोशल जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है इसको बढ़ाएं, ज़्यादा फरोग दें, ना कि हम नौकरी की तरफ जाएँ, अपने कारोबार की तरफ जाएँ, ताकि हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हो, हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर तरक्की करे। अच्छा, जो जाहिर सी बात है इस हवाले से कारोबार जिनके अब देखें ना काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, तो लोग उससे भी ज़रा डर जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी जो सूरत हाल है उसमें किस तरह वो कारोबार कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से जो जितने भी कारोबारी इदारे हैं उनको एक अच्छा माहौल देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताजरों को कि हम आपके साथ हैं, आपको हर तरह एक्सप्लोर करेंगे। और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कोशिश भी कर रही है। तो हमारा इसमें यही है कि हम मेन जो है अपने जितने भी छोटे छोटे जो लोग हैं ना, कारोबार हैं, उनको ज़्यादा फरोग दें, उन पर ज़्यादा काम करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह के कारोबार जो हैं वो फ़ायदेमंद भी हैं, लोगों को उससे अच्छी अर्निंग भी हो सकती है, उनका कारोबार बढ़ भी सकता है, वो कामयाब भी हो सकते हैं? जी, इसमें देखें आजकल जैसे अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं हमें, हमारे लोग आते हैं कहते हैं जी हमें नौकरी लगा दें, उनका पहले काम है कि हम पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर दें, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं स्टॉल लेना होता है, आपने ज़रूर स्टॉल लेना होता है। तो ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो कम समय से भी हो सकते हैं। जैसे आजकल देखें आप कुकिंग होममेड चल रहे हैं, लोग घर के खाने बना के ऑटो पे सेल कर रहे होते हैं। फिर ऑटो के ऊपर लोगों देखा छोटे लोगों ने फ्रूट शॉप नहीं होती हैं, लोगों ने वेजिटेबल शॉप नहीं होती हैं। आप देखा कि रेडी में लोग लेके चल रहे हैं, उससे भी बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है। इससे बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। छोटे से जब छोटा तबका आगे बड़े मंडी में जाएगा, आगे होलसेल दुकानों में जाएगा, तो उनका कारोबार बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को कंसल्ट भी कर रहे हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आप अपने कारोबार की तरफ आएँ, नौकरी की तरफ ना जाएँ, छोटे छोटे कारोबार करें, ट्रेडिंग पे करें, ओपन मार्केट से स्टॉक लेके उसको सेल करें, जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा। क्योंकि शुरू से ना हमारे एक माइंड सेट कर दिया गया है कि जॉब एक, हम हमेशा देखते हैं ना, चाहे स्टूडेंट्स भी हों, चाहे हमारे घरों में भी बात हो, तो हम कहते हैं
बस एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो जाए तो बाकी आपकी जिंदगी बड़ी आसान है। बस जॉब करेंगे तो साथ साथ आपका घर का सिलसिला भी अच्छा चलता रहेगा और आप अच्छी अर्निंग भी कर लेंगे और आप सिक्योर भी फील करेंगे। तो वो एक ही माइंडसेट जो है वो हमारा उसी पे ही चला जा रहा है कि हमने डिग्रीज भी लेनी है तो एक अच्छी जॉब के लिए। जी बिल्कुल सर। देखिए मैडम, इसमें ना सबसे पहली बात है ना, जो हमारा नौजवान तबका है उनका पढ़ने का मकसद नौकरी होता है, जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी का मकसद, पढ़ाई का मकसद नौकरी कभी नहीं होता। पढ़ाई का मकसद ये होता है कि आप अच्छे कारोबारी बन सकेंगे। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल कारोबार हो रहे हैं, आप भी डिजिटल तरीके से काम कर सकते हैं। और जो हमारे आम लोग हैं, जिससे महंगाई होगी, अब ये कि लोग 7, 8, 10 क्लासें पढ़ते हैं और कहते हैं हमें नौकरी लगा दो, हमें नौकरी लगा दो। जबकि हम उनको यही कहते हैं कि आप छोटे से कारोबार स्टार्ट कर लें, नहीं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई मसला नहीं है, आप छोटे से कारोबार कर लें। जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि होममेड कुकिंग एक बहुत चल रही है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अभी लास्ट टाइम में आपने देखा है कि 20,000 की स्टूडेंट थी, उसने अपना कारोबार किया था कैंट के इलाके में। उसने अपना एक शॉप बनाई थी छोटी सी और बड़ा ठीक ठाक कारोबार करा चल रहा था। तो इसी तरह माशी सरगर्मी इसी बढ़ेंगी जब हम बिजनेस की तरफ आएंगे, छोटे छोटे काम शुरू कर देंगे, नौकरी तरफ जाएंगे। देखिए हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है कि रिस्क के 10 हिस्से होते हैं, 9 हिस्से तजारत में, 1 हिस्सा मुलाकात में। तो आप जितना कारोबार की तरफ आएंगे, आप स्टार्ट में आपको मुश्किल जरूर होगी, डेफिनेट बात है कि शुरू में तो जाते नहीं पैसे कमा लेंगे, शुरू में आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन डे बाय डे जिस तरह आप नौकरी की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह आपका कारोबार आपका ग्रो करेगा। जैसे जैसे कारोबार ग्रो करेगा तो ये कि आप फिनेंशियल स्ट्रांग होते जाएंगे। आपका सेक्रीफाइस कहते हैं इंग्लिश में, सेक्रीफाइस टुडे बेटर फॉर टुमारो। आज थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें अपने फ्यूचर के लिए, बिजनेस को ग्रो करने, दिन रात काम करें। आने वाला वक्त यह है कि फिर आपको बेहतर हो जाएगा आपके लिए, और उसका आपकी फैमिली भी सपोर्ट हो जाएगी, साथ साथ हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, ग्रोथ है, ये भी बढ़ जाएगी हमारे लिए। ऐसी होती है अगर हमारी प्रायोरिटीज जैसे इन ज़्यादा पे होती है ना, कि जिस तरह बच्चों के हवाले से कैरियर काउंसलिंग और फिर जिस तरह अभी डिजिटल मीडिया आने की वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को इस हवाले से भी, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी खवातीन जो है इस पे काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा अर्निंग है। लेकिन जाहिर सी बात है शॉर्टकट में कभी भी आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिलती नहीं है, मेहनत फिर भी करनी पड़ती है। स्टार्ट मैंने बताया, स्टार्ट का बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप जितने भी कामयाब लोगों को देख लें उनकी पीछे हिस्ट्री है, उनकी स्ट्रगल है, उनका हार्ड वर्क है। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग बड़े बड़े नाम तो लेते हैं कि जी इनके बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्सों में ये आता है, तो उनके पीछे उनकी बड़ी एफर्ट्स होती है। हाँ, बड़ा एक टाइम होता है। बिल देखिए अगर हमारे मुल्तान के बात करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट लोग हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन वो सब लोगों ने ही स्टार्ट लिया था। उनका भी ही कैरियर जो होता है ना बिजनेस का, शुरू से ऐसे उन्होंने भी लिया था, बिल्कुल नीचे से ऊपर आया था, लेकिन लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करते करते आज वो मुल्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्री बन चुके हैं और पाकिस्तान के इंडस्ट्री बन चुके हैं। जितने भी हम कामयाब लोग देखते हैं, हम उनकी हिस्ट्री देते हैं, तो उनकी हिस्ट्री यहीं से लोगों ने स्टार्ट लिया था। अच्छा, क्रिएटिव माइंड मेरे ख्याल में पैदा करने की बड़ी जरूरत है। अगर हम अब इस चीज को फरोग दें कि लोग क्रिएटिव हों, ना कि एक ही लाइन के पीछे लग जाएं और उसी पे चलते रहें, तो उससे भी हम यही देखते हैं आजकल यही चीजें ज्यादा देखा देखी में ना, हम कहते हैं अच्छा यार ये करे तो मैं भी कर लूँ, इसमें मुझे भी फायदा हो जाएगा। जी मैं ना, जैसे भी आजकल आप देखा कि महंगाई इतनी होगी ना, तो हमारे घर में ना जो मिडिल क्लास लोग कहते हैं बस प्राइस छोड़े, बस यार नौकरी शुरू कर दो, 15,000 की नौकरी, बेटा खैर बस 15,000 तो आते हैं। ये नहीं पता कि वो 15,000 में आकर क्या बनता है। लेकिन अभी से आप कारोबार स्टार्ट कर लेंगे, भले छोटे पैमाने पे शुरू कर लें, आप ओपन मार्केट से 15-20,000 रुपये का सामान लेके बेचेंगे, उसमें आपको पैसे बचेंगे, आपको तो पैसे बचेंगे। तो आप छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट लें, आस्ते आस्ते बचाएंगे। अब जैसे मेरे 2 दोस्त हैं, उनके ठीक ठाक अच्छी उन्होंने पढ़ाई भी की है, लेकिन वो कहता हमें नौकरी नहीं करनी, हमने अपना बिजनेस करना है। और वो क्रिएटिव माइंड, जैसे आपने बात की, वो क्रिएटिव माइंड की तरफ आ गए हैं। उनके जो वाले साहब या उनके पहले लोग कारोबार कर रहे हैं, उसी में वो जिद्दत लेके आ रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उनके कारोबार बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। अब देखें, एक किराने की दुकान होती थी, आज वो LMT स्टोर बन चुके हैं, डिपार्टमेंट स्टोर बन गए। शॉप होती है सब्जी की, आज वो अच्छी शॉप, ग्रोसरी शॉप बन चुकी हैं। इसी तरह जो नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिन्होंने आला तालीम हासिल की, वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हम अपने कारोबार में जिद्दत लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, और कामयाबी हो रहे हैं। तो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको थोड़ा हमें टाइम काम करने की जरूरत है, इनको बिजनेस की तरफ लेके आना चाहिए, ना कि हम इनको कहिए आप नौकरी भी लग जाए, नौकरी भी लग जाए। नौकरी कुछ भी नहीं है, नौकरी जस्ट आपका किचन चलाती है, और जो होती है कारोबार ये आपकी नस्लें चलाती है। अच्छा, नौकरी भी साथ साथ चल रही होती है, क्योंकि हम खुद भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो साथ साथ चलती है जनाब, लेकिन हर बंदा जो है वो जाहिर सी बात है टैलेंट और अपने, मैं समझती हूँ, गट्स होते हैं जिसमें, तो वो अब कामयाब हो सकता है किसी भी फील्ड में। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आपसे ये जानेंगे, वायरल आ जाते हैं डिजीज की तरफ, कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बीमारियां तो होती हैं, लेकिन हमारा जो 10 में से अगर हम परसेंटेज देखते हैं, 10 में से 9 अफराद इस टाइम अनहेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। चाहे मुल्तान है, चाहे पाकिस्तान है,
अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हर 10 में से 9 अफराद अनहेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। भी तो खत्म होती जा ग्रीनरी रही है ना, देखें। खत्म होती जा रही हाँ, ये है, दिन ब पोल्यूशन दिन बढ़ती हाँ, जा बढ़ती रही जा रही है। है। एनवायरनमेंट में जो हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो WHO ने दिया हुआ है, जो वो बढ़ता जा रहा है, उसका इंडेक्स जो है, और इसी पोल्यूशन की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां आती जा रही क्लाइमेट चेंज हैं। अब इस टाइम आप फरवरी में देखें, इन द स्टार्ट ऑफ द फरवरी इस एरिया में जनूबी पंजाब में है, वो गर्मी आना शुरू हो गई है। और यही जो है वो पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। और जो बारिशें हैं वो भी ऐसे हो रही हैं, सर्दी भी ऐसे हो रही है, गर्मी भी ऐसे हो रही है, तो जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके साथ जो आपने बीमारियों वाली बात की, इस जो नौ मौलूद बच्चे होते हैं, ये भी बता दूं, और इसके साथ प्री मेच्योर डेथ्स भी हो रही हैं कि इसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, इसी जो पोल्यूटेड एयर की वजह से, इसी पोल्यूशन की वजह से हम पोल्यूशन वाला पानी पीते हैं, हम पोल्यूशन वाली एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं, हम पोल्यूशन वाली चीज़ें खाते हैं। तो यही वजह है कि फिर जो हामला माएँ होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। उनके इफेक्ट होने से जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर जो बच्चे हैं आजकल वो डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ्स अबाउट पाकिस्तान के अंदर 7 मिलियन डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं कि जो प्रीमेच्योर डेथ्स इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। फिर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम देखते हैं सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, एलर्जी की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, लंग्स कैंसर हो रहे हैं, आंखों की बीमारियां हो रही हैं, आंखें पॉल्यूशन हो रही हैं, आंखों की विजन कम होती जा रही है, छोटे छोटे बच्चे ग्लासेस के ऊपर आ गए हैं। इसके साथ साथ जो कार्डियोलॉजी के कार्डिक पेशेंट्स डिजीजेज ज़्यादा होती जा रही हैं, स्किन एलर्जी, स्किन डिजीजेज ज़्यादा होती जा रही हैं, मल्टीपल डिजीजेज हो रही हैं, लेकिन हम इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। हम इसको आगे कम करने के बजाय बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये सांस वाली तो अब ये ऐसा लगता है जैसे हर आए बंदे को जो है ना इस जी, तरह के सांस के बिल्कुल हवाले सही से कह जो रही है हैं मुश्किलात का बिल्कुल सही सामना कह करना रही पड़ रहा हैं। है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। समटाइम तो मेरे साथ अपने भी हो जाता है कि आप जो है सफोकेशन सी महसूस होती है और आप सांस नहीं ले पा रहे होते हो। जी जी, सफोकेशन हमारे जब एनवायरनमेंट के अंदर बाकी चीजें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, साथ ये ओजोन, बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं वो फिर हमारे जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसको साइड पे करती जाती हैं, खुद एयर के अंदर अपनी जगह लेती जाती हैं, वो हम इनहेल करते हैं, सफोकेशन शुरू होती है, सांस की बीमारी शुरू हो जाती है। अच्छा, वो कहते हैं ना जैसे जैसे सुबह सुबह आप उठे तो ग्रीनरी को देखते हैं तो आपको बड़ी अच्छी वाइब आती है। अच्छा, फिर आप ग्रीनरी में जब खड़े वॉक भी कर रहे हों, आप अपने गार्डन में भी हों, तो आप सांस लें तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा अच्छा फ्रेशनेस फील होती है। इवन कि हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वहाँ एक साफ शफाफ आपको हवा मिलती है। हम वहाँ पर जाते किस लिए? इसी रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, इन्हीं चीजों को। ज़हनी तौर पे आप बड़े पुरसुकून होते हैं, आपको आपकी जो हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है, आपका क्योंकि अब हम इस चीजों पे आते हैं ना कि प्योर चीजें अब हमें मिलना जो है वो वैसे ही खत्म हो गई है, तो उस हवाले से तो हम लोग बहुत ज्यादा अब बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा, हम हॉस्पिटल्स की तरफ तो जाते हैं कि हॉस्पिटल को ये कर दें, हॉस्पिटल बढ़ा दें, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के लिए जो है हम क्या इकदाम कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आजकल के यूथ, हमारे बुजुर्ग बच्चे, ऐसी कौन से इकदाम हों कि जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाने से बचा जाए, न सिर्फ कि हम हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ाते जाएं। हाँ, यही चीज है ना कि एहतियात करने की जरूरत है, अपने माहौल को बड़ा साफ सुथरा रखने की जरूरत है। अच्छा, फिर हमारी जहाँ जिम्मेदारी आती है, हम ये मैं बात लाजमी इस प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहूंगी कि हम लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं समझती हूँ पढ़े लिखे होकर भी इस तरह की हरकतें करना कि आप अपना कूड़ा उठाते हैं और आप ये जहमत नहीं करते कि आपने उसे कूड़ादान में फेंकना है, या आपने बाहर कहीं जहाँ पे भी वेस्ट मैनेजमेंट की हवाले से, हाँ, वहाँ जाकर आप उसको करें। आप किसी के घर के साथ या गली में, मतलब हम अपने घर के आगे फेंक रहे होते हैं। हाँ, हम वही चीजें आजकल, और फिर डिस्पोजेबल चीजें इतनी आ गई हैं, पहले तो ये नहीं होती थी। डिस्पोजेबल चम्मच हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, पैम्पर्स हैं, शॉपर्स हैं, इन्हीं चीजों की वजह से अगर आप देखती हैं गलियों के अंदर सीवरेज ब्लॉकेज इन्हीं चीजों की वजह से है, रोड्स के अंदर गंद इन्हीं चीजों की वजह है। बाकी कूड़ा आपको कम
ये डिस्पोजेबल आपको ज्यादा मिलता है। यही जो हुकूमत ने हालांकि शॉपर्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन शॉपर्स फिर भी बहुत तादाद में है और अरबाब इख्तियार। शॉपर ही खत्म हुआ, जितना हाँ, मर्जी लोगों ने इसके ऊपर जो है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर करेंगे, डिस्पोजेबल चीजों को हम कम से कम यूज करें, शॉपर्स को हम कम से कम यूज करेंगे, तो हम अपनी एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं। वही चीजें ब्लॉकेज होती हैं, वही चीजें फिर वही गंदा और पानी आप जो है वो रोड हमारे पे भी साफ जा पानी रहे है। हो, इवन के गाड़ियों में आप कुछ खा पी रहे हैं तो आपके रैपर्स बाहर आ वहीं रहे पर होते हैं, फेंक वहीं देते हैं। फेंक देते हम वहीं पर चलती फेंक गाड़ी देते में हैं। फेंक देते हैं, कमाल है। तो मतलब इस चीज का बिल्कुल ख्याल है, और सब कहते हैं यार अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतें देखें और तो ये वही क्या चीजें है। फिर जब बर्न होती हैं, वही चीजें जब ब्लॉकेज होती हैं, वही चीजें फिर एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ पार्टिकल्स का सबब बनती हैं, बीमारियों का सबब बनती हैं और इन चीजों का सबब बनती हैं। इन चीज़ों पे, अच्छा इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह आप इनसे बच सकते अच्छा, हैं? हम अब जो भी होता है हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत ये नहीं कर रही, हम खुद, ये तो हमारा अपना काम है ना, इसमें हुकूमत ने कुछ नहीं करना, इसमें हमने करना है। हमने इन्हीं चीजों को जो है, अगर हम अपने डस्टबिन वाला जो है घर के अंदर डस्टबिन उसको प्रॉपर रखें और फिर हम अपने घर के आगे फेंकने बजाय अगर 2-4 कदम चल लेंगे, हाँ। वही डस्टबिन जो डस्टबिन पॉइंट्स बने हुए हैं या जो प्रॉपर जगह प्लेस है पड़ी, अगर हाँ, हम वहां वहाँ पर करें, फेंक हाँ। देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल, वैन के अंदर जा रहे हैं, वहीं पर फेंकने के बजाय या खिड़की से बाहर फेंकने के बजाय जिस शॉपर में आपने चीज ली है, अगर उसी शॉपर के अंदर डाल देंगे और उसे जब जहां उतरें वहां पर किसी करीबी कूड़ादान में डाल देंगे, तो इससे हम खुद भी साफ रहेंगे, हमारी सवारी भी साफ रहेगी, हमारी सड़कें भी साफ रहेंगी। और वैसे हम बहुत सफाई पसंद है, वैसे बहुत सफाई पसंद है आप। वैसे हम बहुत सफाई पसंद है बातों की हद तक, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारा जो है इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ सुथरा रहे, उसमें हम अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनमें भी हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि ये अगर अमल करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अगर हम प्राइवेट इदारों की बात करें तो इस टाइम कितना काम हो रहा है इसके ऊपर? इसमें हमारा इदारा भी और बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं प्राइवेट इदारों की, हम लोग नौजवानों को ट्रेनिंग दें, नौजवानों को कारोबार की अहमियत के बारे में बताएं, और प्राइवेट इदारों में हम रिसोर्स भी मुहैया करते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, रिसोर्स भी मुहैया करते हैं। तो काफ़ी जिसमें अदारे हैं वो काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मुल्तान में कोई 120 अदारे हैं जो इस पे काम हो रहा है, जिसके ऊपर जो अदारों में मौशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, जिसमें हम रिसोर्स देते हैं कि इनको ट्रेन किया जाए ताकि वो इदारों से सीखे, बाहर जाके अपना कारोबार करें, रोजगार को बढ़ाएं। तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे जो है वो अच्छा कारोबार कर सकते हैं, कैसे आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? देखिए, कामयाब बिजनेसमैन सबसे पहले तो विल का होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड सेट हो कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कारोबार ही करना है। ठीक है, मुश्किलात तो ज़ाहिर से आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात को ओवरकम कैसे करना है, सेक्रीफाइस कैसे करना है, जो आपका स्टार्ट होगा, तो उसमें आप एक छोटे से लेवल से लेके हर लेवल तक भी आप काम कर सकते हैं। आप, हम बकायदा नौजवानों को हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि अगर आपके पास कम समय है तो इसको कैसे करना आपने। तो मैंने जैसे भी बताया था आपको कि अगर आपके पास 50,000 में भी, आप 50,000 से भी काम शुरू कर सकते हैं, आप 1 लाख से भी करते हैं, 5 लाख तक भी काम आप करते हैं, इससे जितनी इन्वेस्ट बढ़ जाएगी वो भी कर सकते हैं। तो वो बहुत से लोगों को हम टिप्स देते हैं कि वो हमारे पास आते हैं, हम उनको सिखाते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनका मार्केट सपोर्ट भी करते हैं। तो वो आज अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इस समय सबसे बेहतर ये है कि माँ बाप को चाहिए घरों में कि वो भी बच्चों को इस तरफ लेके आए कि जी आपने कारोबार ही करना है, आपने बिजनेस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको घर से भी उनको सपोर्ट करनी है, ताकि वो शुरू दिन से उनको पैसे की लालच ना हो कि मैंने पैसा कमाना है। पैसा बिल्कुल कमाना है, बट ये है कि जरूरत भी पैसा है आज के दौर में। अच्छा, वो कितनी अच्छी बात इसने कही है कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो ऐसे करें, आप उन्हें खुश रहना सिखाएं, पैसा कमाना ना सिखाएं। अगर आप सिर्फ उन्हें ये रखेंगे तो वो फिर जस्ट वो खुश रह नहीं सकते। उसे कहता अच्छा जी पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, किस तरह कमाना है, फिर वो जो है वो इस डगर पे चल पड़ते हैं, तो खुशी भूल जाते हैं। बहुत से लोग हमारे आते हैं अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने मास्टर की होते हैं, सर हमें कोई नौकरी लगवा दें, चले 20,000 की मिले, फार्म फिर हैं, क्या करें। तो हमने टिप्स देते हैं कि आप 20,000 पे भी कमाना है ना, तो आपको 20,000 ज़्यादा कमा सकते हैं, आप ओपन काम करें। बहुत से उनको टिप्स देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो कर रहे हैं। उसमें से बहुत लोग आज माशाल्लाह मुल्तान के अच्छे अंडरस्टैंड बन गए हैं, उसमें से जो नौकरी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले घर से बच्चों को ना, माँ बाप को भी तरबियत देनी चाहिए कि बेटा हमने कारोबार करना है, आप मुश्किलात को ओवरकम करें, बिजनेस करें, ग्रो करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप तरक्की करते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस में
तरक्की भी डे बाय डे होती है। नौकरी बता हमेशा सारी में नौकर ही रहता है जब तक। अच्छा, इस हवाले से भी और चीजें ना, जिस तरह कारोबार के हवाले से लोग जो कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे हम ये भी देखते हैं कारोबार तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया बट उन्हें पता नहीं होता कि इस कारोबार को हमने आगे लेके कैसे चलना है। जी बिल्कुल सही। उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? वो एक तो आपने बगैर सोचे समझे जो प्लानिंग नहीं की और आपने कारोबार स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। बिल्कुल सही। उसमें ये हम कहेंगे कि सबसे पहले तो आप ना अपना पूरा एक होमवर्क करें कि आप कहाँ कारोबार करना चाह रहे हैं, पहले उसकी ट्रेनिंग लें। कोई भी मतलब आप एक डिपार्टमेंट स्टोर बनाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 1 साल तक आप काम करें, वहाँ पर जाके उसकी सारी इन्वायरमेंट चेक करें, बिजनेस के टिप्स वहाँ से हासिल करें। आप वहाँ पर देखें किस तरह काम होता है, आप पहले वहाँ पर काम करें, देखें, खुद भी करें। जब आप मुकम्मल ट्रेन हो जाए फिर उसके बाद देन आप बिजनेस में आइएगा, फिर आप कारोबार में फिर आप ग्रो करेंगे। और ना मोस्टली ये होता है कि लोग बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं जी। कारोबार में, अगर क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि लॉस होता रहता है समटाइम आपकी तो चीजें, लेकिन फिर कुछ लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लॉस अगर हो गया है तो वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वो बिजनेस की तरफ आते भी नहीं है, डरते हैं, खौफ से आ जाता है कि अच्छा अगर ये किया तो फिर अगर ये शुरू करूंगा तो यहाँ पे मुझे लॉस हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। कुछ ये भी है कि हमारे यहाँ डिसीजन पावर जो है वो बड़ी कम है। जी, वो उसमें ये होता है ना, एक तो हम बगैर सोचे समझे प्लानिंग के पैसा आते हैं हमारे पास, हम कारोबार शुरू करते हैं, कोई एक तो प्रॉपर उसका होमवर्क नहीं करते ना, कारोबार की फिजिबिलिटी नहीं बनाते, हम उसकी फिजिबिलिटी बनाए, बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाए, और फिर 1 साल तक आप ट्रेनिंग खुद भी ले, आप खुद भी एज ए वर्कर काम करें, एज ए वर्कर बन के काम करें, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपने अपना एक गोल सेट किया है, बिजनेस सेट किया कि मैंने ये बिजनेस करना, तो उसके लिए आप एज ए वर्कर बन के काम करें, सीखें सारी चीज़ें। जब सीख लेंगे देन फिर अप्लाई करें, फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे। अगर डे 1 से बगैर प्रॉपर प्लानिंग के आप आगे कारोबार करने के लिए, तो डेफिनेटली बस फिर नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लॉस फैक्टर की तरफ ज़्यादा जाएंगे आप। बिल्कुल। तो फिर लोगों में यही काउंसलिंग करते हैं कि आप ट्रेनिंग भी लें, पहले सबसे पहले सीखें, नीचे लेवल जाएं, छोटे वर्कर बन के काम करें, वर्करों के साथ रह के काम करें, उनको मसाइल सीखें, उनके सीखें, फिर आप आगे तरक्की करेंगे। हमेशा छोटे लेवल से ही लोग ऊपर जाते हैं ना, ग्रो करते हैं। आप छोटा सा कारोबार करते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आपकी स्ट्रगल जो है वो रंग ले आई है। आप अपने इर्द गिर्द माशरे में देख रहे कितने भी लोग हैं, आप कहते हैं आज वो बड़ा करोड़पति बन गया, अब अरबपति बन गया, कैसे बना उसकी हिस्ट्री तो देखिए पहले, 20 साल पहले कहाँ था, 10 साल पहले वो कहाँ था, ये सब चीजें देखने की जरूरत है। अब देखिए फिर पता लगेगा उनको, हमें बल्कि अपना रोल मॉडल बनना चाहिए, उनको हमसे रोल मॉडल बना के फिर हम भी वैसे ही काम करें ताकि हम आगे बढ़े, मेहनत करें सब। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही तभी हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अच्छा सर, जिस तरह हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमारे मुल्क के हवाले से भी बहुत ज्यादा कहा था कि अलार्मिंग उसमें आ जाता है, और उसके साथ साथ फिर हम ये भी जानना चाहेंगे इस टाइम कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो इस टाइम हो रही है और उससे बीमारियां। जो WHO का क्राइटेरिया होता है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक देखते हैं, उसको मेजर करते हैं उनके इदारे, और फिर यहाँ पर आता है कि कौन से हैं। उसमें पिछले दिनों में लाहौर सबसे टॉप के ऊपर रहा, उसके बाद फिर रावलपिंडी है। आजकल जो है यानी कि अगर मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो रावलपिंडी नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद पेशावर है, उसके बाद लाहौर है, उसके बाद बाकी सिटीज आते हैं। इवन इस्लामाबाद को हम बहुत अच्छा कहते हैं और बहुत अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट, लेकिन वहाँ भी पोल्यूशन के इंडेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान जो है वो काफ़ी हद तक है सही, पोल्यूशन है, लेकिन काफ़ी हद तक बाकी अगर सिटीज़ के लिहाज से काफ़ी हद तक बेहतर है। आज भी अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स जो आज के हैं पड़े वो भी काबिले बेहतर हैं, काम करने के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से वो बहुत बेहतर हैं। इसमें हम अपनी एनवायरनमेंट को जितना बेहतर साफ सुथरा रखेंगे, अपने आप को, अपनी एनवायरनमेंट को और बेहतर तरीके से, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हम अगर चीज़ें फेंकते हैं तो उसे ज़रा कलेक्टिवली करें। अगर आपकी गाड़ी है, आपका रिक्शा है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, हम उसके हॉर्न्स को चेक करें, हम उसके साइलेंसर को चेक करें। जिस तरह वो साइलेंसर उतार कर आजकल बड़ा रिवाज है वो मोटरसाइकिलिंग का, ये चीज़ें ही नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं, ये चीज़ें हमारी इफेक्ट करती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से हम नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हॉर्न बजा बजा कर ना उनके लिए मजाक होता है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और आप ये देखें, और फिर जिस तरह ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं ना हमारे, ट्रैफिक के मसाइल पे खुदा ना खास्ता कोई वहाँ उस एरिया में कोई मरीज है, खुदा ना खास्ता कोई सो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट है पढ़ रहा है, तो आपने वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और स्कूल्स हैं पढ़े, कॉलेजेस हैं पढ़े, हम वहाँ से गुजरते हैं, हमारी आदत है हमने शोर मचाते हुए भी गुजरना है और हमने उस चीज़ को हारन बजाते हुए भी गुजरना है। तो इसी तरह ही हम अपने नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फिर हम अपने वाटर पोल्यूशन की, जैसा पहले जिक्र हुआ कि हर गंद जो है वो उठाकर पानी में ना फेंकें, जो भी चाहे नदी है, नाला है,
है, दरिया है, समुंदर है, झील है, हम कहीं पिकनिक पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर उस चीज़ का ख्याल करें, वहाँ पर पानी का भी ख्याल करें, वहाँ पर एनवायरनमेंट का भी ख्याल करें। अच्छा, हम पार्क्स में जाते हैं ना, जगह जगह आपने देखे हैं, कहीं मूंगफलियों के छिलके पड़े हैं, कहीं माल्टे के छिलके पड़े हैं, कहीं केले के छिलके पड़े हैं, जगह जगह के ऊपर। और उसको यानी कि हम वहाँ पर पिकनिक मनाने गए हैं, हम साफ एनवायरनमेंट में गए। अब देखिए नॉर्दर्न एरियाज में जाके बड़ा अफसोस होता है कि आप घूमने फिरने आए हैं और एक माहौल ऐसा है और आप वहीं पे ही गंद फैला रहे हैं। अच्छा, और हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए अपना गंद वहीं फेंक रहे होते हैं और फिर आके चल पड़ते हैं। हम खुद भी उस चीज को देखें, अपनी क्लीन एनवायरनमेंट को, किसी पार्क में गए हैं, किसी पॉइंट के ऊपर गए हैं, उस चीज को हम अगर कोई गंद पड़ा भी है हम उसे उठाएं और अपने गंद को भी अलग पैक करके जो पॉइंट्स हैं पड़े वहां पर फेंकेंगे। हम रेलवे स्टेशन को देखते हैं, हम कॉलोनीज को देखते हैं, बस स्टॉप्स को देखते हैं, वहां पर जगह जगह हमें गंद क्यों नजर आता है? इसी वजह से नजर आता है कि जब हम अपना खुद ख्याल नहीं करते, हम अपने मुल्क का ख्याल नहीं करते, हम अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं करते, हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। और गंद फैलाते चले जाते हैं। बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं मतलब बाहर जाने की तरफ आ गई तो मतलब ये मैंने देखा कि वहाँ पोल्यूशन, वहाँ लोग, आप कोई रैपर भी फेंकेंगे ना तो उसके ऊपर भी आपको फाइन किया जाएगा। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है ना? और वहाँ इतनी आपकी हर चीज जो है वो इस तरह। अच्छा, फिर आप हॉर्न की अगर बात करें तो या तो हम जब तक हॉर्न देर तक ना बजाए अगला रास्ता ही नहीं देता, ठीक है? आपको मतलब इतना वो करना पड़ता है और बाहर जो है आपको खुद रास्ता दे दिया जाता है। जी बिल्कुल, वहाँ हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। अच्छा, वो इस चीज को बड़ा बुरा समझते हैं और बदतमीजी में शुमार होता है कि अगर आपने किसी को हॉर्न दे दिया है। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये जब हम अपने आप को ठीक करना चाहेंगे तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। जब ये चीजें हम ही ठीक करेंगे, ये हुकूमत ने नहीं आगे ये उनका काम नहीं है, ये हमारा ही काम है। हुकूमत को उनके काम करने दे, हमें अपना काम करना चाहिए। सोचते हो हमें जो अपना रोल प्ले करना चाहिए वो लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह सांस की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए आप क्या समझते हैं? जो दमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो फिर ये ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। जैसे आजकल कटाई का मौसम आ रहा है, गंदम की कटाई का वजह से फिर जो है आपको उस एरिया में ये ज्यादा हो जाते हैं कि इनहेल ज्यादा वो पार्टिकल्स हो जाते हैं और फिर वो खांसी, दमा, एस्थमेटिक, लंग डिजीजेस के ज्यादा हो जाते हैं। उसके अंदर आप प्रॉपर मास्क यूज करें। अगर ऐसे के रिस्क पेशेंट्स हैं पड़े, एलर्जी के पेशेंट्स हैं पड़े, जिनको दमे का मसला है, जिनको एलर्जी का मसला है, वो फेस मास्क जरूर यूज करें घर से निकलते हुए। अपने हाथों को जरूर, जब घर से बाहर निकले, घर के अंदर आए, हाथ जरूर धोएं, तो उससे काफी हद तक बेहतर होगा। फिर अगर आपको जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, एक तो आप क्लीन एनवायरनमेंट में लंबे लंबे सांस लें, इसके साथ अगर आपको कोई इनहेलर यूज करने के लिए दिया हुआ है वो करें। आजकल नेबुलाइजेशन करते हैं, वो है। सादे पानी की स्टीम सबसे बेहतर होती है कि अगर आपको हल्का फुल्की गले की खराश है या आपका सांस के अंदर दुश्वारी हो रही है, सादे पानी की स्टीम। लोग पूछते हैं कि इसके अंदर क्या डाला जाए, क्या ना डाला जाए, कैसे किया जाए। आप सिंपल वाटर की, सिंपल देज की, उसको ढक्कन देकर पानी बॉयल हो तो उसके अंदर ऊपर तौलिया, ढक्कन हटाएं, उसके अंदर लंबे लंबे सांस लें, तो वो भी आपको एक अच्छी सूदरिंग इफेक्ट देगा आपके गले को, आपकी सांस को, आपके लंग्स को। तो वो भी आप सुबह शाम करेंगे, इससे भी आपका सांस क्लियर होगा। बाकी फिर भी खुदा न खास्ता कोई ज्यादा मसला है तो आप जरूर अपने करीबी डॉक्टर को एडवाइस जरूर लें। अच्छा, दमे के हवाले से जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं, किस तरह होता है और इसका स्पेशली जो है इसकी ये दमा जो है वो खत्म नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पे? इसका कोई खात्मा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं कि उसकी स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज है, ज्यादा है, कैसे है। उसके अंदर एहतियाती, जो भी कोई भी बीमारी होती है उसके अंदर एहतियाती तदाबीर और मेडिसिन होती हैं, दोनों साथ लेकर चलते हैं तो फिर वो बीमारी काफी हद तक स्टेबल हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। फिर जब दोबारा उसका ट्रिगरिंग इफेक्ट आ जाता है कि अगर आपने बदपरहेजी की, आपने कोई मेडिसिन सही तौर पर यूज ना की, अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर चले गए तो वो आपको डिजीज दोबारा होती है और ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए कोई भी चीज है एहतियाती तदाबीर जरूर करें। तो वो अस्थमा है या कोई और बीमारी है तो वो आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। सर, मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, सीजनल जो वायरल डिजीज़ हैं, जैसे मौसम चेंज होता है तो आपको फिर डिफरेंट डिजीज़ आती हैं, जैसे गला ख़राब तो मोस्टली हम देखते हैं, ज़ुकाम भी इस मौसम में आ जाता है। इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनका ख्याल कैसे रखा जाए? जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है, हमारी आदत होती है कि हम फ्रिज का पानी फ़ौरन पीना शुरू कर देते हैं। जैसे सर्दियों से गर्मियों की तरफ हम आ रहे हैं और गर्मियों का मौसम वैसे भी पहले आ रहा है, तो कुछ माहौलियाती जैसे तब्दीलियां आ रही हैं, उसकी वजह से
तो हमारी आदत है कि हम जैसे बाहर से आए, बच्चे स्कूल से आए, कॉलेज से आए या हम ऑफिस से आए, तो उन्होंने फौरन ही ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया या नंगे पाँव पे घर में चलना फिरना शुरू कर दिया। इसी वजह से ही हमारा गला खराब होता है। या कोल्ड ड्रिंक्स पीनी शुरू कर दी ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा। शादियों में जैसे आजकल शादियों का मौसम भी है, बहुत शादियां हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स हम ज़्यादा पीते हैं या बच्चे ज़्यादा पीते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमारा गला जो कि पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं ज़्यादा स्टमक के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जी। एसिडिटी, आपका जी। गैस ट्रबल है, आपको इस मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं अब। अगर हम इसी के अंदर थोड़ी सी एहतियात हम ज़रूर खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, हमें एसिडिटी नहीं होगी। हमें जिस चीज़ से एसिडिटी होती है, ज़्यादा मिर्च मसाले से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो तली हुई चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा हो गई, इन चीज़ों से हमें एसिडिटी होती है। अगर हम वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। अगर हम आराम से इन्हीं चीज़ों की एहतियात करेंगे, नहीं होगी। गरारे करेंगे, देखें गले में खराश है, हम गरारे कर लें। हम इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल करें, ठंडे पानी से अवॉइड कर लें, अपनी एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रखें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म रखें। तो उसके साथ हम जब अपनी नेचर के साथ नेचुरली चलेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा गला, हमारा स्टमक ठीक रहेगा। जब हम बगैर सोचे समझे हर चीज़ खाते चले जाएंगे और फिर वो हम कहेंगे कि हमें एसिडिटी हो गई, हमें पेट के मसले हो गए, हमारा गला खराब हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते चले जाते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं? फर्स्ट एड की हद तक तो ठीक होता है सेल्फ मेडिकेशन। खुदा न खास्ता कहीं चोट लग गई है, कोई पट्टी है, खुदा न खास्ता कहीं पैरास्टामोल की गोली है, कहीं दर्द है, वो तो ठीक है। या कोई स्टमक पेन है, आपने कोई ऐसा सिरप ले लिया है, एंटासिड सिरप ले लिया जो आपके सूद देंगे, वो ठीक है। लेकिन ज़्यादा अगर हर टाइम ज़्यादा मेडिकेशन करेंगे, वो आपको बल्कि ज़्यादा ख़राब करेगी। बेहतर है आप किसी करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुल्तान शहर में बहुत हैं। अगर आप पेरिफेरी में देखते हैं और शहरों में, बहावलपुर है, डीजी खां है, मुजफ्फरगढ़ है, खानेवाल है, बिहाड़ी, यहाँ भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स बैठे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनसे ज़रूर कंसल्टेंट लें, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे। अच्छा, ये भी साथ आपसे जानना चाहूँगी, एंटी जो है बायोटिक्स जी, आप क्या समझते हैं कि वो हम लोग होता है, अच्छा गला खराब हुआ, जुकाम हो गया, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाते हैं फौरन, क्या ये हमारे लिए बेहतर है? बिल्कुल फ़ौरन नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि इनिशियली हल्का फुल्का है तो वो आपको वैसे भी ठीक हो सकता है। अगर एहतियात करेंगे, गरारे कर लेंगे या अगर जो भी एहतियाती तदाबीर, उससे आप बेहतर रह जाएंगे। अगर फिर भी देखते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर है, अगर आपको मसला ज़्यादा हो रहा है, तो वो एंटीबायोटिक किसी करीबी डॉक्टर से अगर आप एडवाइस करा के लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब भी हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट आते हैं, हमने 4 दिन पहले ये एंटीबायोटिक यूज़ किए हैं, फिर 1 दिन ये किया है, फिर 2 दिन हमें आराम नहीं आया, 2 दिन हमने दूसरी कर ली है। तो वो सारा जो है ना, वो सारा आपका पहले ही बॉडी जो है वो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और एंटीबायोटिक्स आपके अंदर असर करना छोड़ देती हैं। फिर आप हाई डोजेज, हैवी डोजेज इंजेक्शन के ऊपर जाना पड़ता है। बेहतर है कि आप एंटीबायोटिक्स अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे नौजवान घर में बच्चियां भी देख रही होंगी ये शो, उनको क्या कहना चाहेंगे, बिजनेस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, वो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं जो हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं उनको भी मशवरा दूंगा, ठीक है आप फॉर द बिंग टाइम जॉब्स करके पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, मुआशी मुश्किल बढ़ती जा रही हैं, तो आप पार्ट टाइम में अपना बिजनेस लाना स्टार्ट करें। पार्ट टाइम में आप कोई भी थोड़ी मेहनत करें, अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने बिजनेस में मेहनत करें। एक तो यह है कि वो आपका फ्यूचर भी बन जाएगा। सेकंड ये है कि जो आपके आज का महंगाई का जो जोर है, जो महंगाई की वजह से आपका बजट डिस्टर्ब है, वो भी आपको ओवरकम हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह घर में जो बहुत सी हमारी बहनें, बच्ची हैं, छोटी हैं, जो घर में है, उनको भी ये टिप्स दूंगा कि वो ऑनलाइन काम करें। जिस तरह के लोग गारमेंट्स लेके ऑनलाइन काम करते हैं वो करें। होममेड कुकिंग की तरफ जाएं। होममेड बहुत आगे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि घर के खाने बना के लोग सेल करते हैं, ऑफिस वगैरह में देते हैं, किसी और दारों में देते हैं। तो वो घर में होममेड कुकिंग पे काम करें, उस पर काम करें। इससे यह है कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मुआशी सर की मुल्क में बढ़ जाएगी। सही, तो ये बहुत शुक्रिया सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इतनी सारी बातें हुई हैं, बस एंड रिजल्ट अपना
खुद हम एहसास से जिम्मेदारी पैदा करें और ट्री प्लांटेशन, आजकल मौसम भी है, ट्री प्लांटेशन का ज़रूर करें। उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और हमें साफ एनवायरनमेंट मिलेगी। अच्छा, ये दरख्त के हवाले से मैं भी राय दूँ कि हमें दरख्त पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। घरों में भी हम स्पेशली देखते हैं कि आपके जो है बहुत ज़्यादा हम ग्रीनरी होगी तो हम लोग बहुत अच्छा फील करेंगे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे भी हम बच सकते हैं। तो ये आपको दरख्त जो है, पौधे, फूल, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, अच्छा फीलिंग महसूस होती है। अच्छा, दमा के हवाले से थोड़ी सी जो है ना लाजमी बता दें हमें कि क्या एहतियात करनी है। दमा के हवाले से मास्क लगा कर रखें। जिस चीज़ से आपको होता है, किसी को खुशबू से होता है, किसी को खाने की चीज़ से होता है, किसी को चिकनाई से होता है, किसी को किसी और चीज़ से हो जाता है, तो आप उस चीज़ से अवॉइड करेंगे। और अपना, अगर जैसे डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है, नॉर्मली आप सिंपल स्टीम लेंगे, उससे बेहतर होगा। नहीं तो आप नेबुलाइज़र अगर आपको एडवाइस किया हुआ है, या आपको इनहेलर्स एडवाइस किए हुए हैं, या आप सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर हैं, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लेंगे। और घर से बाहर निकलते हुए, घर अंदर आते हुए ज़रूर आप हाथ ज़रूर धोएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।